नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी के लिए पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। आज ये चौथी क्लास है, तो 151 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं आज की क्लास का। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो कहाँ पर है विधान परिषद? विधान परिषद है बिहार में, 4 में है। और इसका उत्तर हो जाएगा डी, केवल 4। पूरे भारत में छः जगह विधान परिषद है। कितनी जगह? 6 विधान परिषद हैं। देखो, पहला यूपी, दूसरा बिहार आपका, ठीक है, यूपी बिहार हो गई। कर्नाटक, महाराष्ट्र 2 हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और आंध्र प्रदेश से कट कर क्या बना था? तेलंगाना। तो तेलंगाना। इतने 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद हैं। ठीक है। विधान परिषद के बारे में एक फैक्ट क्या था? विधान परिषद में विधान सभा के 1/3 से ज़्यादा सीटें नहीं होंगी। कितनी? 1/3 से ज़्यादा सीटें नहीं होंगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 168 फर्स्ट क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश एक साथ याद कर लो, महाराष्ट्र और कर्नाटक एक साथ याद कर लो, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक साथ याद कर लो। क्योंकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना किससे कटकर बना है? आंध्र प्रदेश से। तो ये एक बार में याद कर लो। तो कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं अभी वर्तमान में? तो 6 राज्यों में। कितने में? 6 में। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 170। कौन सा है? अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। और अनुच्छेद 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। तो राज्यपाल का अभिभाषण किस में है? अनुच्छेद 176 में है। सरसरी नज़र से एक बार देख लीजिए। जो मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवा रहा हूँ, इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न तो इम्पोर्टेंट हैं ही, इसके साथ में ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है? व्याख्या। अब जैसे विधान परिषद की व्याख्या हो गई, ये आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। और ये तो 3 अनुच्छेद हो गए, 170, 176 और 178। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस में आता है? अनुच्छेद 178 में। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए या किसे देगा? तो वो अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को। किसे देगा? उपाध्यक्ष को। तो 153 का क्या हो जाएगा? सी। अध्यक्ष किसे देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्यागेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 179 के तहत। ठीक है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या पंजाब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 154 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई। तो इसमें सी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। सी, गुवाहाटी भी एक से अधिक के लिए है और मुंबई भी एक से अधिक के लिए है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता क्या क्या है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश आएंगे? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इतने आएंगे। ठीक है। सबसे बाद में जो बने थे उच्च न्यायालय वो बने थे त्रिपुरा का, मणिपुर का और मेघालय का। ये सबसे 3 लास्ट में उच्च न्यायालय बने गए इनके। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो असम याद रखना है, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। ठीक। अब दूसरा है मुंबई उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या आएगा? महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमनदीप तथा गोवा आते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 2 उच्च न्यायालय हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक क्षेत्र आते हैं। ठीक। अगला है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार कैसा है? परमादेश याचिका, स्वत्वाधिकार मुकदमा,
क्षतिपूर्ति का दावा या न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो ये क्या है, स्वत्वाधिकार मुकदमा है। कौन सा, बाबरी मस्जिद का और राम जन्मभूमि का। कैसा है, स्वत्वाधिकार मुकदमा है। 156 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324, 148, 342 या 325। तो कौन सा अनुच्छेद है, 324 है। 157 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आता है, 324 में। ठीक, अगर मैं पूछूं वित्त आयोग किस में आता है, तो अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग किस में आता है, 280 में। सर्वोच्च न्यायालय किस में आता है, 124 में, अनुच्छेद 124 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से चुनाव कराएगा ये, संसद का। ठीक है, संसद में दोनों हो जाएंगे, राज्य लोकसभा राज्यसभा। विधानमंडल में क्या आ जाएगा, विधानसभा विधान परिषद हो जाएगी। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए ये कार्य करता है। ठीक, अब गांव में जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं मुखिया वाले, उनका कौन है, तो उनका होता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 245, 326। तो वो है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 है। ठीक है, अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 158 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे व्याख्या में। अनुच्छेद 32 क्या करता है, संवैधानिक उपचार है इसमें। अनुच्छेद 245 में क्या, केंद्र एवं राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 में क्या है, लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस पर, लोकसभा और विधानसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का। कृषि और पुलिस, कृषि हो जाएगा आपका राज्य का, ये भी हो जाएगा राज्य का। और रक्षा किसका हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा संघ सूची का विषय। रक्षा क्या है, संघ सूची का। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया। तो एक नया क्वेश्चन याद हो गया होगा आपको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे किस में डाला गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची में। ठीक है, पहले ये क्या था, ये पहले ये राज्य का विषय था, राज्य की सूची में आता था। ठीक है, राज्य सूची में। निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। तो वित्त आयोग का गठन में कई क्लासों में बता चुका हूँ। अनुच्छेद 280 और 160 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 160 का ए। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित होता है, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। इसका कार्य क्या है वित्त आयोग का, तो केंद्र और राज्य के बीच में करों का विवरण, वो करों का जो राजस्व होगा, राजस्व का क्या करेगा, वितरण करेगा। क्या करेगा, वितरण करेगा। ये इसका मुख्य कार्य है। अगला है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। किससे रखता है संबंध, राज्यों के बीच वित्त से, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वित्त आयोग है वो केंद्र व राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। 161 का हो जाएगा बी। अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या 20 मार्च 1950। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग की जगह अब क्या है, नीति आयोग है। क्या है, नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था है योजना आयोग। ठीक है, अब तो खैर योजना आयोग ख़त्म कर दिया मोदी जी ने।
इससे का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 15 मार्च 1950 को। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य क्या था? केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना। किंतु अब क्या है, 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर कौन आ गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो कौन देता है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन देता है इन्हें दर्जा, राष्ट्रीय का या क्षेत्रीय का? वो देता है चुनाव आयोग। तो 164 का हो जाएगा सही उत्तर, सी हो जाएगा। 164 का क्या हो जाएगा? सी। अनुच्छेद प्रश्न है 165। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है, ये भी पहला दूसरा दोनों सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, ये भी सही है। कितने राज्यों में? 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। और चौथा है 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो 1999 के हिसाब से ये दोनों बातें भी सही हैं, इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो 165 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला है निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की स्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। और इसने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? 1987 में। कब दिया था? 1987 में। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, जिसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में, किन्हीं की अध्यक्षता में? R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 27 अक्टूबर 1987 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है और राज्य सरकार ही इसका निर्णय लेती है। 167 का हो जाएगा बी। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। ठीक है, पंचायत क्या है? राज्य सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत क्या होता है? ग्राम पंचायतों का गठन होता है। पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 40 में ये भी है। और ग्राम पंचायतों का गठन किस में है? अनुच्छेद 40 में। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य की सूची का या शेषाधिकारों की सूची का? तो पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का। किसका है? राज्य सूची का। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? 243H, 243E, 243F या 243G? तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के तहत दी गई थी। तो 169 का हो जाएगा डी। 169 का क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 243G। आपको एक चीज़ याद रखनी है, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है, 1992 द्वारा इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ, तो ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में आती हैं। किस संविधान संशोधन? 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम सभाओं को या ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था अनुसूची किसमें? 11 में। और नगर पालिकाएँ किस में आती हैं? 12वीं अनुसूची में। किस में आती हैं? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, उन्हें भी जोड़ा गया था। उन्हें जोड़ा गया था किस में?
74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 74वां संविधान संशोधन 1992। निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में? 29 विषय थे, ठीक है। कितने विषय थे? 29। ग्रामीण खेल शामिल नहीं है और 170 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 170 का क्या हो जाएगा? सी। तो सरसरी नज़र में एक बार देख ले रहे हैं कैसे कैसे विषय थे। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुई थी, ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। 171 का हो जाएगा सी। 171 का क्या हो जाएगा? सी। इसकी व्याख्या देखेंगे। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। भाग 9 का ए में क्या है? नगर पालिका है। और भाग 9 के बी में क्या है? सहकारी समितियां हैं। तो ये मिलान करने के लिए आ जाता है एग्जाम में और पूछा भी जाता है कि किस भाग में किस चीज़ का उल्लेख है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई। तो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। और कब गठित हुई थी? तो 1957 में। जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसमें किसकी बात की गई है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की। किसकी? त्रिस्तरीय। उसमें क्या क्या रहेगा? गांव स्तर पर ग्राम पंचायत रहेगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद रहेगी। इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नागौर कहाँ पर? नागौर में। नागौर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। नागौर है आपका राजस्थान में, सॉरी आंध्र प्रदेश में नहीं, नागौर राजस्थान में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो उत्तर इसका बता ही दिया मैंने। 72 है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों को संगठित करने का कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 172 का बी हो जाएगा। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए, पंचायत गठन के लिए कौन सा है? तो अनुच्छेद 40 है। कौन सा अनुच्छेद है? 40। ग्राम पंचायत गठन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, 173 का बी हो जाएगा। 174 है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, इनमें सभी सही हैं। पंचायती राज 174 का हो जाएगा डी। अगला है पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली में क्या आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति या जिला परिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा 75 का डी। इसमें क्या आता है? ग्राम पंचायत आती है गांव के स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति आती है और जिला स्तर पर जिला परिषद आता है। 175 का सही उत्तर होगा डी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 176 का क्या हो जाएगा? सी। 176 का क्या हो जाएगा? सी उत्तर सही है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। तो सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। 177 का क्या हो जाएगा? ए उत्तर सही है।
अगला है 178 भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, और ये सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। पंचायती राज क्या करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, शक्तियों का क्या करता है, विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाता है और सामुदायिक विकास करता है। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 को। कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को। तो 178 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पंचायती राज को किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक इकाई के रूप में संगठित किया गया था, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों द्वारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा, राज्य के निर्देशक तत्वों द्वारा, या भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, 1992 के द्वारा संगठित किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 179 का उत्तर डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज की स्थापना प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी। आगे चलकर 73वां संविधान संशोधन, याद रखना है ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए। पंचायती राज कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला है 180, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। तो पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। कौन थे, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। और प्रोत्साहन इन बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। किसकी, त्रिस्तरीय, आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, किसकी सिफारिश की थी उन्होंने, त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। दूसरी एक समिति अशोक मेहता समिति, इनकी 1977 तारीख याद रखनी है। अशोक मेहता समिति एक है 1978 में प्रस्तुत की गई, 77 में आई थी, 1978 में प्रस्तुत की गई। दूसरी है 1985 जी.वी.के. राव समिति का गठन किया गया, जी.वी.के. राव, और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी। कब, 1986 में। तो 57, 77, फिर 85 और 86, ठीक है। तो मैंने तो इसकी ऐसे ट्रिक बना ली थी, BAGL, BAGL, बी से हो जाएगी बलवंत राय मेहता समिति, ए से अशोक मेहता समिति, जी से जी.वी.के. राव समिति, और एल से एल.एम. सिंघवी समिति। बगल याद कर लो, बगल शॉर्ट में लिख लेते हैं, BAGL ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। और अगली 1986 में हो गई, और 1988 में पी के थुंगन समिति का गठन किया गया। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो 1986 में जो एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी, इसने क्या किया, पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने, ठीक। लास्ट में एक समिति और है 1988 में बनी थी, पी के थुंगन समिति। कौन सी है, पी के थुंगन समिति, ये भी याद रखनी है। अगला है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, बलवंत राय मेहता थे इसका। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। कौन थे अध्यक्ष, बलवंत राय मेहता थे, और इन्होंने किसके लिए सिफारिश की थी, पंचायती राज के लिए सिफारिश की थी। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। तो क्या हो जाएगा इसका, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या नहीं काट दो तो सही हो जाएगा। तो ये चारों विकल्प सही हो जाएंगे। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास जगाना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, लोक सहभागिता, स्वायत्तता, ये विकेंद्रीकरण के विशिष्ट लक्षण हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है विशिष्ट नहीं है, तो स्थानीय समुदाय को आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये इसका विशिष्ट नहीं है, ठीक है।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी, इसीलिए मैं नागौर में कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है, नागौर कहाँ पे है? राजस्थान में, लेकिन पहला राज्य राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अभी मैंने पहले क्या बता दिया था, नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर क्या लागू हुआ था? पंचायती राज। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। तो कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर किया था? 1959 को कहाँ पर? राजस्थान, नागौर राजस्थान में। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। पहला राज्य सबको पता है, नागौर राजस्थान सबको पता है। अब आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। ठीक। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में। तो सर्वप्रथम कहाँ पे? राजस्थान में। और कहाँ पे? राजस्थान में, नागौर में। और कब? 2 अक्टूबर 1959 में। 1959 में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी या सरकारियक आयोग? तो इनमें से किसने कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, ग्राम पंचायत नहीं है, न्याय पंचायत है। प्रश्न को सही से पढ़ना है। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता कमेटी ने। किसने? अशोक मेहता कमेटी ने। अब मैंने बताया था बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में। अशोक वाली BA तो कब बनी थी? 77 में, 20 साल बाद, 1977 में। फिर जी से जीवी के राव, वो कब बनी थी? 86 में। और उसके बाद एक 85 में एक बनी थी, एक 86 में बनी थी। एल से LM सिंघवी समिति थी। तो ये इनका क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो आप याद रखोगे कब क्रम क्या रहता है? BAGL। ये 1957, ये 77, ये 85 और ये 86। ठीक है, BAGL, फिर 57, 77, 85, 86 ऐसे याद कर लो। और B से हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, 1 से अशोक हो जाएगा, G से GV के राव हो जाएगी, L से LM सिंघवी हो जाएगी। ठीक है, और एक है PK थुंगन समिति। ये सब समितियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये आपकी सब पंचायत से हैं। ठीक। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। ठीक है, और इन्होंने अपनी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसको सभापति के योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की। तो किसने सिफारिश की थी न्याय पंचायत की? अशोक मेहता समिति ने। किसने? अशोक मेहता समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। तो 186 का हो जाएगा D, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगला है पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पंचायती राज है, वो है राज्य सूची का विषय। किसका है? राज्य सूची का। 187 का हो जाएगा B। किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका हो जाएगा चारों में किया गया है। बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। और विकल्प D सही हो जाएगा। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, दक्षिण में देख लेंगे केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में भी महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए। आपको अपना याद रखना है कि बिहार में क्या है? 50% आरक्षण है। किन के लिए? महिलाओं के लिए। ठीक। अब बिहार का पड़ोसी कौन है? पड़ोसी राज्यों को भी एक बार सरसरी नज़र से देख लेना, सो ही काम चल जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इसी से हो जाएगा प्रश्न।
किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो किसने किया था? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 189 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल, 63वां संविधान संशोधन बिल या 64वां संविधान संशोधन बिल? तो इसका उत्तर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। कौन सा है? 64वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, तो 190 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, पूछेगा ये कि 73वां संविधान संशोधन है जो कानून की वैधानिक शुरुआत हुई थी, तो किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो आप बताओ 64वां संविधान संशोधन बिल। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां, 71वां, 74वां, इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। 191 का क्या हो जाएगा? ए। 192 का क्या होगा? संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से या पंचायती राज प्रणाली से? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ये भी तारीख याद रखनी है, 92 में आया था। किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। किससे है? पंचायती राज प्रणाली से। अगर पूछता है पंचायती राज प्रणाली किसमें भाग में पूछता है तो भाग 9 में है। अनुसूची में पूछेगा तो अनुसूची 11 में है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। 193 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 193 का क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहीं, दोनों में से कहीं भी ला सकते हो, या तो लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में। 194 का हो जाएगा सी। 194 का क्या हो जाएगा? सी। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आप बताओगे 368 में। कितने में? 368 में। ठीक। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? तो 352 में है। और वो राष्ट्रपति शासन 356 में है। और वित्तीय आपातकाल 360 में है। ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे वित्त आयोग, तो अनुच्छेद कितना है? 280। अगर मैं पूछूँ निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग किस में है? तो 324 में है। सर्वोच्च न्यायालय किस में है? 124 में है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक। और वो महाधिवक्ता जो होता है, राज्य का जो वकील होता है मेन, जैसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता, वो आता है अनुच्छेद 165 में। किस में आता है? अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद भी करा दूंगा इम्पोर्टेंट वाले जो पेपर में पूछे गए अब तक। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब लाया गया था? तो वो 1950, 1951, 1955 या 1958? कब लाया गया था? 1951 में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लघु संविधान। कई बार पूछा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। कब? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। तो लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42 को। किसे कहा जाता है? 42 को। पहले 196 का हो जाएगा और आपको याद रखना है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे संविधान की संज्ञा दी गई, लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया। क्या किया गया? संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। ठीक है,
केशवानंद भारती जो है मामला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया था ये? 1973 में आया था। अब तक की सबसे बड़ी बेंच है ये। अब तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? केशवानंद भारती मामले में। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी.डी. बस शर्मा या बी.आर. अम्बेडकर। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर। ठीक है, 197 का बी हो जाएगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी 1953 को। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। अनुच्छेद 340 में आता है क्या? पिछड़ी जाति आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, जैसे आपका बीपीएससी का जो अध्यक्ष होगा उसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। 198 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 198 का क्या हो जाएगा? सी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। कौन हटा सकता है फिर इसे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। आपका जो है ना बीपीएससी, ये क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग है। और यूपीएससी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जाएगा, लेकिन उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल कर देता है। संविधान के भाग कितना हो जाएगा ये? एक्स का मतलब 10 हो गया। 14 में के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख है। अनुच्छेद 315 से 323 तक। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M1, Z1, M3, Z3। तो क्या है? M3 है। क्या है? M3। 199 का क्या हो जाएगा? सी। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हो जाएंगे अधिक। ठीक है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसमें कई पद ऐसे हैं जिन्हें क्या रखा गया? समकक्ष रखा गया है, समान रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से या व्यापार तथा वाणिज्य प्रतिबंध से। तो 201 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। गलत हो गया, इसका डी नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 अनुच्छेद संबंधित है मुकदमे एवं कार्यवाही से। ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 201 का उत्तर क्या होगा? ए। अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, डी नहीं होगा। क्या हो जाएगा उत्तर? ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में ये गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। 302 व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति है। और अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। पढ़ा चुका हूँ, याद रखना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 300 याद रहेगा। वाद और कार्रवाइयाँ इसमें 302 में क्या है? व्यापार वाणिज्य और समागम है। ठीक है, 302 लग रहा था वो, इस चक्कर में गलत हो गया विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था है जो आपकी वो समाप्त हो गई है। बीपीएससी में यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, टोटल अब तक 201 प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी से, वो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। कल की क्लास या नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? इतिहास। ठीक है, इतिहास शुरू करेंगे। उसमें भी इतिहास सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है? तो आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज तो हम पढ़ लेंगे आधुनिक भारत का इतिहास या फिर प्राचीन पढ़ लेंगे, जो भी ठीक लगेगा, और फटाफट से ये कंप्लीट कर लेंगे सीरीज। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। कल से शुरू करेंगे इतिहास। थैंक यू सो मच।